गुड मॉर्निंग। एमपीजीके का ये हमारा तीसरा सेशन है और इसमें कल हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे जो ऑफिशियल्स फर्स्ट बने यहाँ पे, जितने भी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह। तो उसके जो आज के जो करंट ऑफिशियल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि अभी जो है चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो सकती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इसीलिए मैं शॉर्ट में इसको ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बेसिक बेसिक चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ चीजें देखेंगे मध्य प्रदेश का, और कोशिश करेंगे कि जियोग्राफिकल लोकेशन वाला सेक्शन जो है आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, कल हम देख रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जो भी मध्य प्रदेश में पहली बार, प्रथम बार जब कुछ ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, असेंबली स्पीकर, अपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कल। उसके अलावा कुछ इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज के डेट में हमें ये देखना है कि जो करंट ऑफिशियल है वो कौन है। जैसे कि गवर्नर के केस में मैंने बताया था कि जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल है। ठीक है, मंगू भाई पटेल जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर है, राज्यपाल है। चीफ मिनिस्टर आप सबको पता ही है, शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। जो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, और वर्तमान में जो सीएम है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से। ठीक है, अगर हम असेंबली स्पीकर की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, तो मैंने कल बताया था कि जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थे उनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। वर्तमान में जो अभी असेंबली के स्पीकर हैं या विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है गिरीश गौतम। ठीक है, तो गवर्नर हो गए मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और करंट स्पीकर जो है उनका नाम है गिरीश गौतम। तो ये हो गए मुख्य रूप से। अगर हम यहाँ के बात करें तो अपोजिशन में जो लीडर है वो वर्तमान में गोविंद सिंह है। इसके पहले जो है कमलनाथ थे कांग्रेस के, अभी कांग्रेस के गोविंद सिंह जो है यहाँ पर अपोजिशन के लीडर हैं। ठीक है, 2022 से। चीफ जस्टिस की बात करें तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में, उनका नाम है, जैसे कि पहला चीफ जस्टिस तो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनका नाम है जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत। ठीक है, जस्टिस रवि कुमार विजय रवि कुमार सॉरी जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत, ये जो है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव की बात करें तो जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे या पहले मुख्य सचिव थे उनका नाम था एच एस कामत। वर्तमान में यहाँ के जो सबसे बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका नाम है इकबाल सिंह बैस। तो इकबाल सिंह बैस जो है अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्य सचिव के रूप में है, इकबाल सिंह बैस। अगर हम महानिदेशक की बात करें, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक की बात करें, तो पहले नंबर के जो डीजीपी थे उनका नाम था बीपी दुबे, और वर्तमान में जो डीजीपी हैं उनका नाम है सुधीर सक्सेना। तो श्री सुधीर सक्सेना वर्तमान में यहाँ के मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो यहाँ के करंट ऑफिशियल्स में अमूमन एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है हमारे। और अभी जैसे ही इलेक्शन कुछ होगा तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आती है इसमें। अब सीएम का चेंज बिल्कुल हो सकता है, नहीं होगा तो वही बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, है ना। उसके हिसाब से असेंबली के स्पीकर जो है चेंज हो जाएंगे, कौन सी पार्टी जीतेगा उसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें जो है। अपोजिशन लीडर अगर गवर्नमेंट दूसरा बना लेता है, कांग्रेस बना लेता है, तो बीजेपी के अपोजिशन लीडर आ जाएंगे। और इस वजह से कई बार चीफ सेक्रेटरी को भी चेंज कर दिया जाता है, पार्टी अपने हिसाब से जो है चीफ सेक्रेटरी का जो है कार्यकाल को वो कर सकता है। हालांकि जनरली जितना कार्यकाल होता है उसको पूरा किया जाता है। तो चीफ सेक्रेटरी अभी इकबाल सिंह बैस है, और डीजीपी जो है अभी श्री सुधीर सक्सेना है। चलो, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो वर्तमान में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के विधानसभा के स्पीकर हैं गिरीश गौतम, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस उसको बोला जाता है जो प्रमुख होता है किसी भी हाउस का। हाउस का मतलब विधानसभा भी हो सकता है, अगर केंद्र में देखें तो लोकसभा, राज्यसभा भी होता है। तो यहाँ पर जो लीडर हाउस बोलने का मतलब है वो विधानसभा का लीडर की बात है या मुखिया की बात है। मुखिया जनरली जो सीएम होता है वही होता है। तो शिवराज सिंह चौहान अभी सीएम है, तो वही जो है बीजेपी पार्टी के लीडर हैं, और वो जो है सत्ता पार्टी के लीडर है, इसीलिए उसको लीडर ऑफ हाउस कहा जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता कौन है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया गोविंद सिंह जो कि कांग्रेस के हैं, और ये 2022 से जो है वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के लीडर है। तो वो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
स्थिति ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है विधानसभा का वो 230 सीट है यहाँ पे, और गवर्नमेंट जो बना है वो 128 सीट के साथ में बीजेपी ने गवर्नमेंट अभी के वर्तमान की स्थिति की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि पहले अलग गवर्नमेंट था, कांग्रेस ने जीती थी, बाद में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने वो कर दिया और बीजेपी शामिल हो गया, उसके बाद से जो है ये चीजें जो है बदल गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है वर्तमान में बीजेपी जो है यहाँ पे लीडर है, मतलब कि गवर्नमेंट में है, सत्ता में है। ऑफिशियल अपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर 98 सीट के साथ में अब कांग्रेस है, और ये भी रिसेंटली बदला है, क्योंकि पहले बीजेपी का भी 132 था और कांग्रेस का जो है 96 था, बाद में जो है उपचुनाव की वजह से जो है कांग्रेस में 98 हो गया। खैर, अब ये सारा चीज अगेन बदलने ही वाला है, तो इसलिए ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझो कि वर्तमान में 230 सीट में से 128 जो है बीजेपी के पास में है और कांग्रेस के पास में 98 सीट्स हैं। इसके अलावा जो है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के पास 1 सीट है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में अभी 3 सीट है। ठीक है, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 28 नवंबर को हुआ था 2018 में, और जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है वो अभी 17 नवंबर को डिक्लेयर किया गया है 2023 में। ठीक है, 17 नवंबर को अगला चुनाव होने वाला है, उसके बाद सिनेरियो पता चलेगा क्या चीजें हो रही हैं। तो चलो, जैसे ही कुछ अपडेट होता है, क्योंकि अब जो भी राजनीति से या पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो वर्तमान चुनावी जितने भी चीजें हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो भी अभी चीजें होंगी बना करके ही क्वेश्चन बनाएगा या बन सकता है। तो इसलिए जो है जो भी चीजें अभी घटेंगी उनके हिसाब से हमें ये सेक्शन अपडेट करना है, इसीलिए मैं इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बाद में हम इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे क्लियरेंस होगा जो भी चीजें होंगी सिनेरियो पॉलिटिकल का, उसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो स्पेशल इंट्रोडक्शन है। अब स्पेशल कुछ चीजें ऐसा है जो कि मध्य प्रदेश जाना जाता है जिन चीजों के लिए, है ना। तो हालांकि मैंने कुछ चीजें कुछ सिटीज के बारे में आप लोग को इसके पहले के क्लासेस में मैंने बताया था कि कौन कौन सा सिटी किस किस चीज के लिए जाना जाता है, कौन सा सिटी किस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश का है, हालांकि कुछ चीजें रिपीट हो सकती है उन्हीं में से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेशल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश में पहला तो एक है, मैंने पचमढ़ी के बारे में बताया था कि ये इकलौता यहाँ का हिल स्टेशन है। सो क्वेश्चन क्या बन सकता है, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश का सिर्फ या एकमात्र जो है हिल स्टेशन कौन सा है, तो वो पचमढ़ी है और वो होशंगाबाद डिवीजन में आता है ये। ठीक है, पचमढ़ी जो है यहाँ का एकलौता हिल स्टेशन है। दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर, ये पूरे देश का जो है पहला ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर है। मतलब कि जो आदिवासियों के ऊपर जो अनुसंधान किए जाते हैं उनके कल्चर को लेकर के, उनके ट्रेडिशन को लेकर के, तो उसके लिए एक जो है संचार केंद्र बनाया गया या अनुसंधान संचार केंद्र कहा जाता है जिसको। तो ये देश का पहला जो है अनुसंधान संचार, आदिवासी अनुसंधान संचार या जनजातीय अनुसंधान संचार केंद्र जो है झाबुआ में बनाया गया। तो ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ और ये पूरे देश का पहला जो है ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर था, तो इसको याद रखना है, ये झाबुआ में है। इसके अलावा स्टेट्स फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल, मध्य प्रदेश का पहला जो है खेल विद्यालय, ये सीहोर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय या स्पोर्ट स्कूल सीहोर में खोला गया था। देश का पहला डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, पहला जो है देश का रिहैब सेंटर होता है जहां पर जो डिसेबल बच्चे होते हैं या डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए रिहैब सेंटर होता है, तो वो खोला गया था जबलपुर में। ये देश का पहला जो है डिसेबल रिहेबिलिटेशन सेंटर था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लेजर रिसर्च सेंटर इन एशिया एंड थर्ड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह है, समझो ये इंदौर उसमें से एक है। और एक तरह से बोलना चाहिए, मतलब अभी तो बहुत सारे हो गए हैं, जब ये खोला गया था, जब एस्टैब्लिश किया गया था उस टाइम में ये तीसरे नंबर का था पूरी दुनिया में। और एशिया का, पूरे जो है एशिया कॉन्टिनेंट का ये पहला जो है लेजर रिसर्च सेंटर था जो कि इंदौर में खोला गया 1984 को। तो ये भी खास चीज है मध्य प्रदेश का, याद रखना है, फर्स्ट लेजर रिसर्च सेंटर एशिया का और थर्ड लेजर सेंटर इन द वर्ल्ड, इंदौर में 1984 को जो है एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, जहां पे बेसिकली लेजर रेज जो होते हैं उसके जो भी प्रैक्टिकल वो होते हैं उन सब के बारे में अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है।
द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, संवैधानिक तौर पे जो है पंचायती राज व्यवस्था जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन इसको कहा जाता है। इसको लागू करने वाला पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। इसने 1994 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। उसके बाद से अलग अलग राज्यों में जो है इसको लागू किया जाने लग गया। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट जो व्यवस्था था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को जो है उससे पावर से इम्पावर करने की कोशिश की गई थी, जिसका गवर्नमेंट में जो है एक तरह से योगदान हो, ताकि निचले स्तर पर जो है गवर्नेंस को जो है कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था लाया गया और ये 1994 में मध्य प्रदेश में पहली बार इसको लागू किया गया। फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, पहला जो है फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज या ट्रेनिंग जो महाविद्यालय है वो ग्वालियर में खोला गया। नाम है एक्चुअल में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है इसको ग्वालियर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश का। स्टेट्स फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री, राज्य का जो पहला ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है वो मंडीदीप रायसेन जिला में पड़ता है। तो ये पहला है मध्य प्रदेश का, स्टेट का पहला ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है मंडीदीप रायसेन में। इसके अलावा जो यहाँ पर फर्स्ट गैस बेस्ड पावर हाउस बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, गैस बेस्ड, जो कि भांडेर करके एरिया में है, जो कि ग्वालियर में पड़ता है, ग्वालियर जिला के भांडेर में है पहला गैस बेस्ड पावर हाउस। तो देख सकते हो कि ये सारी चीजें जो है एक तरह का स्पेशल चीज है जो कि मध्य प्रदेश के लिए, और इन चीजों से रिलेटेड कई एग्जाम मतलब एमपीपीएससी में तो खास तौर पे कई अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो वन लाइनर के फॉर्म में है लेकिन ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनाता है, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सेक्शन है यहाँ पे उसी कैटेगरी में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट। देखो जब हम अभी जियोग्राफी वाला सेक्शन शुरू करेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें ऐसे रिपीट होंगी, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में जो पिछले कुछ सालों में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपीपीएससी की अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज वगैरह में, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है वन लाइनर के फॉर्म में। तो हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट ये धूपगढ़ है, जो कि 1352 मीटर के हाइट में है धूपगढ़। ठीक है, तो ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी, माउंटेन चोटी या पर्वतीय चोटी बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर। अगर हम बात करें स्टेट से फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री, जैसा कि मैंने कहा कि मंडीदीप रायसेन में है, इसको पहले ही हम देख चुके हैं, लेकिन इसको इस कैटेगरी में यहाँ पे रिपीट हुआ है तो आप इसको देख सकते हो, वही चीज है। स्टेट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर, देखो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में जो है स्टार्ट किया गया था, और इसके बाद में जो है 1974 में अलग अलग राज्यों के जो नेशनल पार्क्स थे और वन्य अभ्यारण्य थे उन सभी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया जाने लग गया। तो स्टेट में या मध्य प्रदेश का जो पहला जो टाइगर नेशनल पार्क था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया वो कान्हा किसली था 1974 में। ठीक है, 1974 में और बहुत सारे देश के अलग अलग नेशनल पार्क्स वगैरह को इसमें शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश से शामिल होने वाला कान्हा किसली पहला जो है नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था, कान्हा किसली। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो पचमढ़ी को माना जाता है, और स्पेशली जो महादेव हिल जो है, महादेव पहाड़ी है, वहां पे ये जो रिकॉर्ड किया गया था 199 सेंटीमीटर बारिश होने का, तो ये हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस माना जाता है पचमढ़ी। क्लाइमेट वाले सेक्शन में और डिटेल में हम बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितना बारिश वगैरह होता है, क्या मौसम वगैरह होता है, उन सब चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसी को हम अपोजिट कर देंगे तो लिस्ट रेनफॉल प्लेस में भिंड का क्षेत्र आता है जहां सिर्फ 55 सेंटीमीटर का औसतन बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। तो याद रखना है हाईएस्ट रेनफॉल पचमढ़ी के एरिया में, महादेव हिल वाला क्षेत्र 199 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में भिंड का क्षेत्र है जो कि 55 सेंटीमीटर का बारिश यहाँ पे होता है। रीजन क्या है वो हम क्लाइमेट वाले सेक्शन में बात करेंगे कि क्यों इतना कम बारिश इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, स्पेशली वो क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है जिसकी वजह से ये कम बारिश वाला क्षेत्र बनता है। खैर, मध्य प्रदेश फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल, तो ड्राइविंग स्कूल जो है इंदौर में जो है, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल जो है इंदौर में खोला गया।
नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टेट्स पोजीशन इन तेंदू लिव्स एंड बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग। देखो तेंदू जो पत्ता होता है और उसी से जो है बीड़ी बनाया जाता है, बीड़ी जो स्मोकिंग के लिए गांव के लोग यूज करते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, तो वो जो बीड़ी बनाया जाता है वो तेंदू पत्ता से बनता है। तेंदू पत्ता में जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दोनों क्षेत्र का जो है बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पे आता है, टॉप में है। अगर हम तेंदू पत्ता के प्रोडक्शन की बात करें या बीड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बात करें, दोनों के कैटेगरी में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। स्टेट्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, राज्य का जो पहला विश्वविद्यालय है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर में है, और ये 1946 से चला आ रहा है, आजादी के पहले से। तो ये राज्य का पहला यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर बोला जाता है रीवा को, जहां पे व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से कल मैंने व्हाइट लायन बोल दिया था यार, और शायद मैंने लिख भी दिया था। चलो उस चीज को आप एडिट कर लेना, मैं पीडीएफ में भी उसको एडिट कर दूंगा। शायद मैंने लायन लिखा था, तो व्हाइट टाइगर है एक्चुअल में। रीवा का जो क्षेत्र है स्पेशली जाना जाता है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र हैं देश में, कर्नाटक में, असम वगैरह में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर स्पेशली बात करें तो रीवा का क्षेत्र जाना जाता है व्हाइट टाइगर्स के लिए, इसीलिए उसको लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स कहते हैं। द ओनली मिलिट्री बेस ऑफ द स्टेट, जो मिलिट्री बेस है वो महाराजपुरा है ग्वालियर में। ठीक है, मिलिट्री बेस कैंप जो लगता है वो महाराजपुरा ग्वालियर में है, और ये राज्य का एकमात्र मिलिट्री बेस कैंप है जो कि स्टेट में महाराजपुरा ग्वालियर में है। राज्य का लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब कि सबसे बड़ा जो आदिवासी समुदाय है या सबसे बड़ा जो बोलना चाहिए जनजाति समुदाय है, वो भील जनजाति को माना जाता है राज्य के हिसाब से। तो स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय यहाँ का भील है। एशियाज लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मैग्नीज माइन, जो भूमिगत जो खदान है वो एशिया का सबसे बड़ा मैग्नीज खदान माना जाता है अंडरग्राउंड कैटेगरी में, और ये बालाघाट क्षेत्र में पड़ता है, बालाघाट का भारवेली क्षेत्र। ठीक है, तो ये पूरे एशिया में अगर हम देखें तो मैग्नीज का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट जो है अंडरग्राउंड मैग्नीज माइंस माना जाता है भारवेली का, जो बालाघाट वाला क्षेत्र में है। तो ये भी इसका यहाँ की खास बात है, मैग्नीज प्रोडक्शन के लिए इसीलिए जाना जाता है इसको, और बालाघाट के क्षेत्र को। द फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश गैजेटियर इन हिंदी लैंग्वेज। देखो गैजेटियर बेसिकली अंग्रेजों के टाइम से चलाया जाने वाला एक तरह का डॉक्यूमेंट है समझो, जिसमें किसी भी क्षेत्र के बारे में वहां की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जानकारी कुछ भी हो सकती है, ज्यादातर जानकारी ऐतिहासिक होती थी, ज्योग्राफिकल सिनारियो, वहां के पॉलिटिकल सिनारियो, इन सब चीजों के बारे में एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता था जिसको गजेटियर बोलते थे। ये ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है। हालांकि ये जब निकलता था तो इंग्लिश में निकलता था। ये पहला राज्य बना मध्य प्रदेश जो हिंदी लैंग्वेज में गजेटियर जारी करने लग गया। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है, द फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश गजेटियर इन हिंदी लैंग्वेज। इसके पहले इंग्लिश में ही पब्लिश होता था, ये पहला राज्य बना मध्य प्रदेश हिंदी में पब्लिश करने वाला। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये तमाम वन लाइनर्स क्वेश्चंस थे जो किसी किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना, ये एक तरह का स्पेशल इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, या मध्य प्रदेश का स्पेशल फैक्ट्स के कैटेगरी में ये आ सकता है, ये तमाम जो वन लाइनर्स हम लोगों ने देखा। चलो एक कैटेगरी और बच गए हैं समझो, या एक ग्रुप बच गए समझो, जिसमें देखो पहला है यहाँ पे प्लांट फॉर मेकिंग मल्टीपर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम अर्बन वेस्ट। अब ये जो है रिसेंटली जब से ऑर्गेनिक चीजों की बात की जाने लगी, क्योंकि देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है, रासायनिक जो खाद होता है वो, तो अब जो पूरे देश में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं किसानों के लिए। तो यहाँ पर जो है एक मल्टीपर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, अर्बन जो वेस्ट होता है, शहरी जो बोलना चाहिए वेस्टेज जो होते हैं, उनको यूज करके एक मल्टीपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए प्लांट की जो वो है मेकिंग है, या प्लांट का जो स्टैब्लिशमेंट है वो ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, तो ग्वालियर में जो है प्लांट फॉर मेकिंग मल्टीपर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए जो है एक तरह का प्लांट है। द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो ताजुल जो मस्जिद है, मॉस्क मतलब यहाँ पे मस्जिद है, तो बेसिकली मस्जिद जो ये बनाया, मतलब कि ताजुल मस्जिद जो है भोपाल का, ये हालांकि इसको देखो भारत का भी बोलते हैं सबसे बड़ा, और एशिया का भी सबसे बड़ा मस्जिद इसको बोला जाता है।
सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि इंडिया का भी सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है, एशिया का भी इसको सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। जब ये मुगल काल का टाइम था, उस टाइम में जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो उनके टाइम में कोई एक शाहजहां बेगम थी, उन्होंने जो है इसको बनवाया था। हिस्ट्री वाले सेक्शन में ये रिपीट होगा, थोड़ा सा और से इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हालांकि उन्होंने शुरू करवाया था बनवाना, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। बाद में मेरे ख्याल से 1971 के आसपास में इसको कंप्लीट कराया गया था। उस टाइम में कोई मोहम्मद इमरान खान नकवी ऐसा कुछ नाम था उनके द्वारा। तो खैर, ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है, ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इंडिया और एशिया का भी लार्जेस्ट मॉस्क माना जाता है इसको। द ओल्ड असेंबली बिल्डिंग इज नोन एज, देखो मध्य प्रदेश में जो पुराना असेंबली बिल्डिंग था उसको जो है मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। असेंबली बिल्डिंग मतलब विधानसभा का जो भवन होता है उसको मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले या जो पुराना वाला जो वो था भवन था भोपाल में, जिसको विधानसभा भवन कहा जाता है, वो जो है मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो नया स्टेट असेंबली का बिल्डिंग बना है भोपाल में, ये इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है चार्ल्स कोरिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंदिरा गांधी भवन, जो कि ये नया असेंबली भवन है। पुराना असेंबली भवन का नाम मिंटो हॉल और नया असेंबली भवन का नाम इंदिरा गांधी भवन, जो कि आई थिंक 1996 के आसपास में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तब से ये नया बिल्डिंग जो विधानसभा भवन है उसको इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। जो उसके आर्किटेक्ट थे उनका नाम था चार्ल्स कोरिया। और आर्किटेक्ट ऑफ भारत भवन, एक भारत भवन भी है यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में, उसको भी जो है चार्ल्स कोरिया ने ही जो है इसको डिजाइन किया था। तो कई बार ये पूछ देता है, एक्चुअली याद रखना है, विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। भारत भवन जो है एक्चुअल में जो है मध्य भोपाल में एक भवन है, समझो, जहाँ आर्ट वगैरह से रिलेटेड जो है एक भवन है, समझो, जो कि भारत भवन के नाम से जाना जाता है। उसको भी चार्ल्स कोरिया ने ही डिजाइन किया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो भी भौगोलिक स्थिति है या भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है, यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या क्या है, और इस तरह की चीजों के बारे में अमूमन एग्जाम वगैरह में तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से हम जियोग्राफी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का, है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक तो बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं जियोग्राफी से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बेसिकली एक भू आविष्ठित प्रदेश है, एक तरह का बोलना चाहिए कि लैंड लॉक्ड प्रदेश है ये, ठीक है। लगभग 3,82,052 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र। 9.38% जो है इंडिया का, ये इंडिया के केस में इतना जो है परसेंट जो है मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है, 9.38%, ठीक है। और अगर हम बात करें तो रैंक के हिसाब से ये सेकेंड रैंक में है मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में, राजस्थान के बाद में, ठीक है। चलो, अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि जो भारत है वो हमारा जो है बिलोंग करता है, अगर हम एक ग्लोब की बात करें तो, कि भारत जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हम सबको पता है कि अगर हम एक अर्थ को इस तरह से इक्वेटर से बांट देते हैं जो कि 0 डिग्री कहलाता है, ऊपर का क्षेत्र को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इस एरिया में, ठीक है। अब इस एरिया में आता है तो मध्य प्रदेश भी क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश कौन से इस ग्लोबली कौन से सिचुएशन लोकेशन में आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी अक्षांश में आएगा, क्योंकि भारत उसी उत्तरी अक्षांश में आता है, ठीक है। एक बात हो गई। अब अगर हम देखें तो ये जितना भी हमारा ग्लोब के लाइंस हैं, एक इमेजिनरी लाइंस बना हुआ है इस तरह से, और बहुत सारे जो है ऐसे लाइंस बने हुए हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा लाइन है, ऐसे करके बनता है इस टाइप से। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिसको हम कुछ को जो है यहाँ पर लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड लाइंस है, इसी तरह से डिवाइडेड है।
ये बीच का जो रेखा है वो इक्वेटर है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से गया हुआ है, नीचे में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा गया हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे आप 1 2 3 डिग्री ऐसे जाते जाओगे तो बीच में एक पोजीशन आता है जो कि 23.5 डिग्री का है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। बस इतना ही चीज याद रखना है, 0 1 2 3 करके ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो है एक लाइन बनता है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एक्चुअल में भारत को बिल्कुल दो हिस्से में बांट देता है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ठीक नीचे जाओगे और नीचे में भी तो 1 2 3 डिग्री बने हुए हैं ना, तो 23.5 में यहां पर भी कोई ना कोई लाइन होगा, उस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये कर्क रेखा हो गया और नीचे जो है आपका मकर रेखा हो गया। तो इसी तरीके से जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो मध्य प्रदेश से भी होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा लाइन है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। उसी तरह से बीचों बीच जो लाइन कटेगा वो 0 डिग्री है, इधर भी 1 2 3 डिग्री करके इधर आगे जाएगा, इधर भी 1 2 3 डिग्री करके ये आगे जाएगा। तो भारत के लिए जाहिर सी बात है कि ये इस वाला सेक्शन में, राइट हैंड वाला सेक्शन में ही हम देखेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में तो कुछ है नहीं भारत की स्थिति, सिर्फ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट हैंड साइड में जो है भारत अवस्थित है। चलो, ये बेसिक चीज हो गया। अब आप देखोगे तो जैसा कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा करके है, तो कभी ना कभी तो भारत की स्थिति आएगी ना। मान लो भारत यहाँ पे है, तो ये 1 2 3 4 करके जाओगे तो वहां से जो है शुरू होगा वो। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये शुरू होता है इसी कंडीशन में, ये वाला जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं 21 डिग्री एंड 6 मिनट की स्थिति में जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का शुरुआती स्थिति बनता है। फिर से लाइंस ऐसे चलेंगे, लाइंस ऐसे जाता जाएगा, और जो लास्ट लाइन है वो लाइन बनता है आपका 26 डिग्री एंड 30 मिनट का। इसी को हम बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड पोजीशन में जो है क्या स्थिति है उसको आपको समझना है। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना मैं, एक सेकेंड। लैटिट्यूड लाइन की बात कर रहा था मैं, लॉन्गिट्यूड लाइन बता दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम एडिट कर लेते हैं। तो जब ये जो लाइन है इक्वेटर का, ये 0 1 2 3 करके, तो जब ऐसे आगे जाते जाओगे तब एक लाइन आएगा जो ये लाइन है समझो, और ये लाइन आपका शुरू होता है यहां से 21 एंड डिग्री एंड 6 मिनट्स। उसी तरह से जब लाइन ऐसे गुजरते जाएगा तो एक लाइन लास्ट में आएगा, उसको हम बोलते हैं 26 डिग्री एंड 30 मिनट का। तो मध्य प्रदेश कहां से शुरू हुआ है, 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक, इसी को बोला जाता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्योंकि नॉर्थ में है इसीलिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोल सकते हो। अब ये जो है हमारा लोकेशन हो गया मध्य प्रदेश के। किसी भी जगह को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 4 पॉइंट होना चाहिए। एक तो ये वाला पॉइंट, दूसरा अंतिम ये वाला पॉइंट, फिर तीसरा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसा करके आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप लॉन्गिट्यूड पोजीशन में, क्योंकि ये लाइन जो है आपका लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाता है, तो ये शुरू होता है आपका 74 में, तो यहां से जो है शुरू हुआ है 74 डिग्री 9 मिनट में। ऐसी बहुत सारी लाइंस इस तरह से जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस आएंगे। जो लास्ट लाइन बनता है वो है आपका 82 डिग्री 48 मिनट में। तो ये 4 पॉइंट हो गया, यही बेसिकली मध्य प्रदेश का लोकेशन है। समझ गए, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, साथ ही साथ जो है यहां से लेकर, इसको इसीलिए बोलते हैं 2, यहां से लेकर के जो है 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। ईस्ट में पड़ता है हमारा जो भारत है, वो ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये ईस्ट वाला एरिया है, तो इसको हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये पूरा एरिया जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है। तो मध्य प्रदेश जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में 21 डिग्री 6 और 26 डिग्री 30 मिनट से लेकर के ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में 74 डिग्री 9 से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में मौजूद है।
तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, तभी आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो राज्य की। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे हम बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। तो जियोग्राफिकल लोकेशन में हम यहाँ पे एक तरह से बाउंड्रीज की बात करते हैं, स्टेट बाउंड्रीज में कितने बाउंड्री से घिरा हुआ है, कितने स्टेट से घिरा हुआ है। मैंने बताया था कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट में है ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है। राजस्थान कहां है, नॉर्थ वेस्ट में है। गुजरात कहां पे है, बिल्कुल वेस्ट में है ये। महाराष्ट्र कहां है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। छत्तीसगढ़ कहां है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो यहां पे हो गया आपका छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट में। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, और मध्य प्रदेश इसीलिए एक लैंड लॉक्ड प्रदेश है जहां पे किसी भी समुद्री सीमा नहीं बनाता, किसी भी तरह का ये अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट नहीं करता। तो बाउंड्रीज में याद रखना है 5 स्टेट आपस में इसको घेरे हुए हैं। अब आपसे जो है क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य है, बताइए कि साउथ ईस्ट में कौन सा राज्य है, साउथ वेस्ट में कौन सा राज्य है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अमूमन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्लियर कट आपको याद रखना है। आपसे सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। चलो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में एक चीज याद रखना है, स्टेट मीटिंग मैक्सिमम स्टेट लिमिट। बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश के साथ में ये सबसे ज्यादा जो है बाउंड्री क्रिएट करता है। तो आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम बाउंड्री क्रिएट किसके साथ में करता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जो बाउंड्री क्रिएट होता है वो उत्तर प्रदेश के साथ में होता है। हालांकि मैप वगैरह में कई बार देखोगे तो अलग अलग राज्यों के साथ में इसका वो दिखता है, मतलब कि कितना एरिया लगा हुआ है बाउंड्री में वो दिखता है। तो जैसे कि आप गुजरात वाला हिस्सा आपको याद रखना है जो कि मिनिमम बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, और मैक्सिमम बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश के साथ में करता है, यहां से लेकर के यहां तक में। ठीक है, अब ये पूरा किलोमीटर में जो है एरिया को काउंट किया जाता है, इसलिए जो है ये पूरा एरिया जो है मैक्सिमम एरिया कवर करता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच के बाउंड्री का। और गुजरात जो है इसमें लिस्ट जो है बाउंड्री क्रिएट करता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि मैंने बताया कि भारत से गुजरता है, भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। जाहिर सी बात है भारत को 2 हिस्सों में काटेगा तो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर पड़ेगा वो बीच का राज्य होगा। अब मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल माना जाता है ना, हार्ट प्रदेश माना जाता है, हार्ट स्टेट माना जाता है, या हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश बीचों बीच है भारत के, इसलिए सबसे ज्यादा जो वो है डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहीं से आता है, जहां से लगभग लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो वो है मतलब कि लैटिट्यूड जो पोजीशन है वो 21 से लेकर के 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री एंड 30 मिनट तक का है। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है, 23.5 डिग्री का होता है, मतलब कि 23.5 डिग्री का जो है ये पोजीशन होता है। तो ये जो 23.5 है वो किसके बीच में आएगा, 21 और 26 के बीच में ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से गुजरता है, और ये इसके बहुत सारे हिस्से को जो है कवर अप कर भी करता है, बहुत सारे जिलों को। हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले से ये होकर गुजरता है। सबसे पहले यहाँ पे रतलाम है, ठीक है, एक जिला हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे उज्जैन है जो कि तीसरा जिला हो गया।
उसके बाद में ये जो आगर मालवा है, ये सॉरी दूसरा बोला था, उज्जैन दूसरा हो गया, आगर मालवा जो है तीसरा जिला हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बाउंड्री से गुजरता है ना, इसके बाद में ये जो राजगढ़ है, ये इसका जो है चौथा जिला हो गया जहां से ये गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो सीहोर है, इसका भी ये वाला हिस्सा इसमें आ जाता है, तो ये पांचवा जिला, भोपाल से तो जाएगा ही, तो ये छठवां जिला हो गया। उसके बाद में जो है सातवां ये वाला हिस्सा है जो कि विदिशा वाला हिस्सा है। फिर रायसेन का हिस्सा इसमें पड़ता है। फिर उसके बाद में ये जो सागर का क्षेत्र है वो भी इसी में आ जाता है, ये नौवां हो गया। दमोह जो है ये 10वां है। इसके अलावा जो है जबलपुर 11वां है। कटनी से गुजरता है तो ये 12वां हो गया। और देन उसके बाद में है उमरिया, जहां से ये 13वां हो गया। और ये शहडोल, शहडोल के बाद में ये निकल जाता है। तो अब अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएं यहां से, बनेगा, तो ऐसे करके आप एक स्ट्रेट लाइन अपने हिसाब से बना लेना। इस टाइप से ये गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पोजीशन यहां से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे मेंशन मैंने किया है 14 जिलों से होकर के गुजरता है। अब इन सभी जिलों को नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देता है कौन से जिले से होकर गुजरता है, इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरता है, ऐसे करके भी जो है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, इसके बाद में जो है राजगढ़ है, विदिशा है, रायसेन है, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफिकल कॉर्नर का। अब जियोग्राफिकल कॉर्नर का मतलब ये है कि जो हमने बाउंड्री क्रिएट करा है चारों तरफ, या मतलब बोलना चाहिए जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्रिएट किया था। ठीक है, तो देखो जो लैटिट्यूड पोजीशन है वो यहां से शुरू हुआ था 21 डिग्री से, और यहां तक गया था 26 डिग्री तक। यहां पर हमने लॉन्गिट्यूड जो पोजीशन क्रिएट किया था वो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के ये 82 डिग्री 48 मिनट तक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है सबसे शुरुआती 74 डिग्री 9 मिनट की स्थिति में कौन सा जिला है जो कि आता है? तो आप देखोगे कि ये जो जिला है ये है आपका अलीराजपुर। तो ये आपका वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। खैर हम यहां से चलते हैं क्योंकि नॉर्थ साउथ से ही आसान रहेगा। तो नॉर्थ कॉर्नर में कौन सा जिला है? तो आप देखोगे कि बिल्कुल नॉर्थ में लगा हुआ जो जिला है वो मुरैना का जो हिस्सा है वो पड़ता है। हालांकि भिंड भी उसी क्षेत्र में है, लेकिन ये जो मुरैना वाला क्षेत्र है ये इसमें आता है नॉर्थ कॉर्नर का, या नॉर्थ मोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है वो मुरैना हो गया। ठीक है, अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो क्लियर कट यहां पे आप देखोगे कि सीधा लाइन आप जब खींचोगे तो और कोई डिस्ट्रिक्ट इस बाउंड्री को टच नहीं करेगा, करेगा सीधा बुरहानपुर। तो ये साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया बुरहानपुर। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये सिंगरौली का जो क्षेत्र है यही इसका ईस्ट मोस्ट है, सिंगरौली।
क्या हुआ इसको? अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में जो आता है वो वही है अलीराजपुर। तो इस तरीके से चारों कॉर्नर के डिस्ट्रिक्ट को आपको याद रखना है। ये पूछ देता है कि नॉर्थ मोस्ट मुरैना, साउथ मोस्ट बुरहानपुर, ईस्ट मोस्ट में है सिंगरौली और वेस्ट मोस्ट में है अलीराजपुर। तो ये हो गया उत्तर का सबसे कोना वाला जो जिला है वो है उत्तरतम मुरैना, और दक्षिणतम जो जिला है वो बुरहानपुर है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तम की तो पूर्व में है, ईस्ट में है सिंगरौली, और वेस्ट में है जिसको हम पश्चिमोत्तम बोलते हैं, ये है आपका वेस्ट मोस्ट अलीराजपुर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि ये है सागर का। ठीक है, तो सागर है बिल्कुल मध्य के जिला मध्य प्रदेश का। तो इतने पांचों जिलों का नाम आपको याद रखना है जो कि अलग अलग कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं, जियोग्राफिकल कॉर्नर्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल के क्लास में मैं इससे रिलेटेड जो है कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, या सीधे वन लाइनर क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड या जियोग्राफी से रिलेटेड इस वाले सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ में बाउंड्री बनाता है, किस राज्य के साथ में कितने जिले बाउंड्रीज बनाते हैं, पांच जो राज्य घेरे हुए हैं मध्य प्रदेश को, उसमें से कौन से राज्य के साथ में कौन कौन से जिला बाउंड्रीज क्रिएट करता है। उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं एमपीपीएससी के। तो उसको मैं एक लिस्ट बना करके आप लोग को कल प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एक फैक्ट ही रहेगा कौन कौन से जिले से कौन कौन से राज्य जो है बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये सारी चीजें एक बार देख लेना है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से होकर गुजरता है, उन जिलों का थोड़ा सा आप चाहो तो एक सीक्वेंस बना लेना अपने हिसाब से, और उसके बाद में जो है ये जियोग्राफिकल बाउंड्री आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें जो है एक बार आप लोग देख लोगे तो आसानी से जो है आपको याद भी हो जाएगा, और ये आगे आपके काम आएगा समझने के लिए, क्योंकि अगर ये आप लोकेशन वगैरह समझे रहोगे तो थोड़ा सा आसान होता है जियोग्राफी के बाकी सेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, और इसी में कंफ्यूज रहोगे तो फिर जियोग्राफी में बहुत सारी अभी चीजें और जो यूज होगी टर्मिनोलॉजी, वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ठीक, अभी के लिए इतना ही। कल की क्लास जो है 10 बजे से लगेगी, तो कल मैं आप लोग को, क्योंकि आज तक मैं थोड़ा सा बिजी था, आज ही की प्रॉब्लम थी, कल से मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगा, तो 10 बजे हम थोड़ा सा अर्लियर करेंगे कल की क्लास जो है, और नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करूंगा मैं। चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही।